मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर जिसका नाम है अम्बेडकर्स थॉट अबाउट सोशल जस्टिस। और जब हम अम्बेडकर की चर्चा करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में तो एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जीवन पर्यंत वे संघर्ष करते रहे भारत में समानता और सामाजिक न्याय के लिए। उनकी पूरी जितनी भी विचारधाराएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या संविधान के संदर्भ में हो, क्योंकि वो स्वयं भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और इस संदर्भ में उन्होंने जो भी काम किया वो कहीं ना कहीं देश के भीतर समानता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर ही किया गया। तो अंबेडकर की विचारधारा के केंद्र में समानता और सामाजिक न्याय हमेशा रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि आखिर उनको ये सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है इसको इतना ज्यादा फोकस क्यों किया उन्होंने, क्या कारण क्या था? तो पहली बात तो ये हमें सोचना होगा कि उस समय जो भारतीय सामाजिक परिस्थिति थी उसमें जाति का बहुत ज्यादा प्रभाव था, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था। वर्ण, जाति और साथ में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और साथ ही साथ जो महिलाओं की स्थिति थी उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में वो बेहद खराब थी। कुल मिलाकर के ये देखने को मिल रहा था कि समाज में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक न्याय का उल्टा यानी सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस हो रहा था। और अंबेडकर जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, जिस समुदाय से आए थे, महार समुदाय, वो उस समय एक अस्पृश्य जाति थी और उन्होंने उस अन्याय को महसूस किया था। उस अन्याय को उन्होंने अपने हृदय से समझा था कि ये कितना ये हृदय विदारक है, कितनी तकलीफ देह है। और यही कारण है कि वो जीवन पर्यंत सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सामाजिक न्याय आखिर है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ कैन वी डिफाइन सोशल जस्टिस? तो देखिए, सोशल जस्टिस जिसको हम कहते हैं, दिस इज द आइडिया, यानी आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस इज दैट ऑल पीपल हैव इक्वल एक्सेस टू हेल्थ, इक्वल एक्सेस टू वेल्थ, हेल्थ, वेलबींग, जस्टिस, प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको सामाजिक न्याय को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि भाई सामाजिक न्याय है क्या, जिसके लिए अंबेडकर जीवन पर्यंत लड़ते रहे। तो वो यही चीज है। क्या चीज है? तो दिस इज द सोशल जस्टिस इज दैट ऑल पीपुल हैव, सभी लोगों को क्या चाहिए? इक्वल एक्सेस टू वेल्थ, यानी सभी व्यक्तियों तक वेल्थ यानी संपत्ति की पहुंच हो, सभी लोगों के पास जीवन यापन के लिए संसाधन मौजूद हो, वेल्थ। हेल्थ, सभी को स्वास्थ्य मिल सके, सभी को स्वास्थ्य मिल सके या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और क्या चाहिए? तो वेलबींग, सभी लोग बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा मिल सके और समाज में उनको सम्मान मिल सके, प्रतिष्ठा मिल सके। जस्टिस, उन्हें न्याय मिल सके। अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है या उनके ऊपर कोई अपराध होता है तो वो न्याय की मांग कर सके, वो मांग कर सके कि भाई हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ, जो अन्यायी है, जो हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसे सजा मिले, यानी कि जस्टिस हो। प्रिविलेजेस, ये नहीं कि कुछ ही व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार मिले और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिले, ये नहीं चलेगा। प्रिविलेजेस, सभी लोगों को कुछ अधिकार मिले, प्रिविलेजेस मिले, ये सब चीजें अगर हों और साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी लोगों को समान अवसर मिले, तो ये सब मिलकर के समाज में क्या उत्पन्न करेगा? सामाजिक न्याय उत्पन्न करेगा, सोशल जस्टिस क्रिएट करेगा। और यही चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर कि प्रत्येक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन हैव एक ऐसी सामाजिक प्रतिष्ठा मिले
सोशल रेस्पेक्ट मिले समाज में, कोई भी व्यक्ति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसकी जातीय स्थिति कुछ भी हो, उसे समाज में प्रतिष्ठा मिले, रेस्पेक्ट मिले, और वो रेस्पेक्ट मिले उसकी योग्यता, उसके गुणों के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर। The respect to all the people of India get on the basis of their qualification, their ability and the qualities, not on the basis of birth. जन्म के आधार पर नहीं, सभी लोगों को सम्मान पूर्वक स्वयं भी रहे और दूसरों को भी सम्मान दे, दूसरों को भी सम्मान पूर्वक रहने का मौका मिले। यानी कि समाज में सभी व्यक्तियों का मान सम्मान हो, और अगर समाज में सभी व्यक्तियों का मान सम्मान होगा, सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा मिलेगी, योग्यता और गुणों का आदर होगा, तो एक ऐसी जीवन पद्धति बनेगी, एक ऐसा लाइफ स्टाइल बनेगा जिससे कि समाज में सभी व्यक्तियों को उचित स्थान मिलेगा और सभी व्यक्तियों के बीच आपस में समरसता, हार्मोनी पैदा होगी। और ये दिखाई पड़ेगा समाज में, यह दिखाई पड़ेगा कि कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं है, कोई व्यक्ति नीचा नहीं है, कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार मिला हुआ है और कुछ व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। ये जो स्थिति भारतीय पारंपरिक समाज में थी, इसी को मिटाने के लिए ही अंबेडकर सामाजिक न्याय का प्रयास करते रहे। और जैसा कि हमने सोशल थ्योरी में आपको बताया भी था, उसके पहले कुछ सोशल थ्योरी का वीडियो आपके पास मौजूद है, इकोनॉमिक थ्योरी का वीडियो मौजूद है, पॉलिटिकल थ्योरी का वीडियो मौजूद है, अंबेडकर के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मौजूद है। तो आप उन वीडियोस को अगर देख लेंगे और सबको अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सामाजिक न्याय की ही लड़ाई थी अंबेडकर की। अल्टीमेटली वो सामाजिक न्याय ही स्थापित करना चाहते थे, चाहे वो सामाजिक विचारधारा हो या आर्थिक विचारधारा हो या राजनीतिक विचारधारा हो। तो इसका प्रभाव, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का ये जो प्रभाव है, ये संविधान में भी देखने को मिलेगा। संविधान में भी हम महसूस करेंगे कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को लाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं कि क्या सोच थी उनकी। आर्टिकल 14 to 18 में देखिए आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। इस फंडामेंटल राइट में जो 14 से लेकर 18 यानी आर्टिकल 14, विधि के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए, कानून के सामने सभी बराबर हो। आर्टिकल 14 में जो हम बात कह रहे हैं कि सभी बराबर होने चाहिए, तो अगर सभी बराबर होंगे सामाजिक न्याय स्थापित होगा। जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार भेदभाव नहीं होगा तो समाज में सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अगर साथ ही साथ सभी लोगों को नियोजन में अवसर की समता मिलेगी, सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी और डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्य समाज से ही आए थे और इसीलिए अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए सबसे गंभीर समस्या मानते थे। गांधी जी भी ये मानते थे कि अस्पृश्यता जो है भारतीय समाज का कोड है और इसे हटाना चाहिए। लेकिन गांधी जी का तरीका ये था कि वो लोगों को समझा करके लोगों को के बीच समानता लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सामाजिक तरीके के अलावा संवैधानिक और कानूनी तरीके को भी अप्लाई करना चाहते थे। तो आर्टिकल 17 जो है ये भी सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा आधार होगा और भेदभाव ना हो। कुछ लोगों को विशेषाधिकार, कुछ लोगों को विशेष पदवी, विशेष उपाधि देकर के जो असमानता पैदा हो रहा था उसे भी खत्म करने की कोशिश की। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सामाजिक विचारधारा और सामाजिक न्याय की उनकी जो सोच थी उसे संविधान में डालने की कोशिश की और ये भारतीय समाज के लिए बहुत वरदान साबित हुआ। आज भी हम महसूस करते हैं कि अगर समाज में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, अगर देश के लिए एकता, अखंडता के लिए अगर कोई खतरा पैदा नहीं हो रहा है, तो ये समानता का अधिकार लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है।
और देखिए आर्टिकल 19 स्वतंत्रता जो उन्होंने लोगों को दिया, जो उन्होंने फंडामेंटल राइट की बात की, जिसमें 19 का जिक्र किया उन्होंने, 19 के माध्यम से उन्होंने बताया भाई अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है या समाज में कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो लोग अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता है ना, तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से, लोगों को अपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता के माध्यम से, बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से कोई सम्मेलन करके सत्ता का विरोध करने के तरीके से, ये सब वो तरीका है जिससे कि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अब आप कहेंगे सर ये सामाजिक न्याय कैसे होगा, स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध सामाजिक न्याय से कैसे है? भाई थोड़ा आप जरा पारंपरिक भारतीय समाज में जाकर के अंदर देखिए। अगर आज से 100 साल पहले हम चले जाएं, यानी आज अगर हम 2020 में खड़े हैं, अगर आप 1920 में जाइए, 1820 में जाइए, क्या स्थिति थी भारतीय समाज की? जातिवाद अपने चरम पर था, जातिवाद के साथ साथ अस्पृश्यता था। ऐसी जातियां, बहुत सी अस्पृश्य जातियां हुआ करती थी जिनको तालाब से पानी भरने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, और अगर इन जातियों के द्वारा अगर कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो उन्हें भारी सजा मिलती थी। कोई समाज में समानता नहीं थी। इनके ऊपर ये जो समस्या थी, जिसके कारण एक विशेष संप्रदाय के लोगों को, विशेष जाति के लोगों को बहुत नीचा कर दिया जाता था और उनको कोई अवसर नहीं था आगे बढ़ने का, ना आर्थिक अवसर था, ना राजनीतिक अवसर था, ना सामाजिक अवसर था। तो क्या हो रहा था? अन्याय ही तो हो रहा था। दैट वॉज द इनजस्टिस। यही तो अन्याय है, और यही जो सामाजिक अन्याय है, इसी को दूर करने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो सामाजिक न्याय है। तो अब आप अन्याय समझ गए कि समाज में अन्याय किस तरह से हो रहा था, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर। चूंकि यह अन्याय था तो इन लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। अब ये डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि खाली उन्हीं को मिले, सभी लोगों को अवसर दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय को, सभी को यह अवसर है कि वो अपना संगठन बना सकते हैं। अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है वो विरोध कर सकते हैं, न्यायपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से विरोध कर सकते हैं। ये सब क्या है? यही स्वतंत्रता है, और इन स्वतंत्रताओं से सामाजिक न्याय स्थापित होगा। तो इसीलिए ये जो संवैधानिक प्रावधान है, ये डॉक्टर अंबेडकर की सोच से ही निकल के आई है कि अगर हम इन चीजों को रखेंगे और इसे फंडामेंटल राइट के साथ अगर हम इन्हें रखेंगे तो इससे समाज में जो है सामाजिक न्याय स्थापित होगा। आर्टिकल 46 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, ये वेलफेयर, जो गवर्नमेंट होती है, जो कल्याणकारी सरकारें होती हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि समाज के जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें जरा ऊपर उठाने के लिए जरा आर्थिक रूप से उनको सहायता दीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, उन्हें अवसर दीजिए आगे बढ़ने का, और इससे क्या होगा? सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस बनेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A, इसमें क्या कहा है इन्होंने? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सबको समान न्याय मिले, इक्वल जस्टिस मिले। और साथ ही साथ बहुत से लोग हैं, अस्पृश्य जातियों के लोग थे, आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, दलित और वंचित लोग थे, वो तो न्याय की कोई, उनके पास तो कोई संभावना ही नहीं थी। They were the people who don't think about the justice. वो न्याय के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। उन्हें भी ये अवसर दिया कि नहीं, ये सरकार की ड्यूटी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और जो वेलफेयर गवर्नमेंट है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, और इससे भी सामाजिक न्याय का अवसर बढ़ेगा। आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 32 की तारीफ डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते हैं कि यही वो चीज है जो संविधान की रक्षा करेगा। जो अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, आर्टिकल 32 बचाएगा। ये सोल है, आत्मा है, ये हृदय है संविधान की। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट को और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो
फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि अंबेडकर ये जानते थे कि जब तक ये जो सामाजिक अन्याय जिनके साथ हुआ है, चूंकि इनकी स्थिति बेहद खराब है, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनकी जो अपनी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, चूंकि बहुत सालों से वो दबे कुचले रहे हैं, तो ऊपर उठ के आने का जो उनका जो अंदर का जो मनोबल है वो भी टूट चुका है। तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़े संवैधानिक प्रयास करने पड़ेंगे। संवैधानिक प्रयास का मतलब ये हुआ कि पूरे समाज को मिलकर उन्हें कुछ अवसर देने पड़ेंगे। तो क्या अवसर दिए, आइए देखते हैं। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 330 में। आपको पता है ये चीज कि जो समाज के दबे कुचले और वंचित लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों चाहे शेड्यूल ट्राइब के हों, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाए और उन्हें मौका दिया जाए ऊपर आने का, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का, और मिलता है यह अवसर। आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332 विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उसमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से मतलब वो जातियां जो पहले अस्पृश्य जातियों के रूप में जानी जाती थी, उन्हें ही संवैधानिक तौर पर हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और वो जातियां जो वो पिछड़े क्षेत्रों में, जंगलों में, पहाड़ों में जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में जानते हैं। तो वो जातियां जो किसी भी रूप में पिछड़ी हैं, वंचित हैं, जिनको अवसर नहीं मिला, उनको जब हम ऊपर बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो ये भी अन्याय होगा। तो इसीलिए सामाजिक न्याय की अवधारणा के अंतर्गत ही विधानसभाओं में उन्हें आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण देने की बात की गई। आर्टिकल 335 चूंकि लोक सेवाओं की बात है, भाई अगर लोकसभाओं, क्योंकि भाई आर्थिक रूप से सैकड़ों सालों से पिछड़े रहे, आर्थिक रूप से पिछड़े रहे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे, एजुकेशनली बैकवर्ड रहे, राजनीतिक रूप से भी पिछड़े रहे, तो ऐसी जातियों को, ऐसे जो वंचित लोग हैं, ऐसे जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनको नौकरियों में भी, पदों में भी और नौकरियों में भी आरक्षण देने की बात आर्टिकल 335 में संविधान में की गई है। और ये बातें संविधान में इसलिए की गई है कि ये निश्चित रूप से उन्हें मिलता रहे। ये नहीं कि किसी की इच्छा हो तो उन्हें मिले और किसी की इच्छा ना हो तो ना मिले, नहीं तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए ये सारे प्रावधान उन्होंने संविधान में मूल रूप से कर दिया कि उनको ये अवसर मिले और आगे बढ़ने का अवसर मिले, नौकरियों में आरक्षण मिले, लोकसभा में और विधानसभाओं में आगे बढ़ने का अवसर मिले। और इस तरह से अंबेडकर ने इन संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास किया। और केवल यहीं पर बात खत्म नहीं होती, उन्हें लगा कि चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्याय भी हो सकता है, उनकी शिकायतें भी हो सकती हैं, उन्हें ऐसा लगता था चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो दलित और वंचित वर्ग था, हजारों सालों से पिछड़ चुका था, उनकी जो रहन सहन, खान पान या उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहद पिछड़ी हुई थी। तो स्वाभाविक है जब वो आगे बढ़ने का, जब उनको अवसर मिलेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बाधाएं भी आएंगी, शिकायतें भी आएंगी, उन्हें तकलीफें भी होंगी। और इन शिकायतों को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने आर्टिकल 338 में शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब कमीशन की बात की। बाद में ये अलग बात है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक अलग कमीशन बना दिया गया 338A में, लेकिन पहले शुरुआती तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 338 जो है ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन की बात करता है। तो इस तरह से हम यहां देख पा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो उनकी जो सोच थी उसे केवल उन्होंने सोच तक सीमित नहीं रखा, उन्हें राजनीतिक तौर पर भी और बाद में संवैधानिक तौर पर भी एस्टैब्लिश किया। और उस एस्टैब्लिशमेंट से समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा की पुष्टि हुई कि समाज में सामाजिक न्याय बढ़ा, समाज में जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग थे उन्हें ऊपर बढ़ने का अवसर मिला। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, लोग भले ही कुछ भी हो लेकिन वो समझते हैं कि हम सब
को एक अवसर मिला है, हम सब मिलजुल करके काम करें, मिलजुल के रहे और हमारे देश के लिए काम करें। ये सबकी एक जो सामूहिक सोच पैदा हुई वो इस सामाजिक न्याय का ही संवैधानिक प्रयास का ही परिणाम है। और भी कुछ बातें हैं जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, जैसे आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23, क्योंकि बहुत से लोग थे जिनसे बेगार कराया जाता था, मजबूरी में काम कराया जाता था, उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था। तो आर्टिकल 23 जो है यही व्यवस्था करता है कि बाउंडेड लेबर ना हो, यानी किसी से बेगार या दुर्व्यापार न कराया जाए। अब यहां पर भी देखिए कि अगर हम पारंपरिक समाजों में देखेंगे तो अधिकतर लोग जो बेगार कराया जाता था, जिनसे या बिना मजदूरी का काम कराया जाता था, वो लोग पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या दलित जातियों से संबंधित थे। तो ऐसे लोगों का बचाव कैसे हो सकता था? तो आर्टिकल 23 में ये व्यवस्था की कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे आप बेगार नहीं करा सकते, आप उनसे दुर्व्यापार नहीं करा सकते। और ये आर्टिकल 23 में डाल करके सामाजिक न्याय को बढ़ाया। आर्टिकल 24 ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। छोटे जो बच्चे हैं उनसे फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था, उनका जीवन जो है एकदम बहुत ही दुखमय हो जाता था, स्वास्थ्य खराब हो जाता था। तो ऐसे बच्चों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 24 का उपयोग किया गया। और साथ ही साथ चूंकि उस समय यह भी समस्या थी कि बहुत सारी जो दलित जातियां थी, उन दलित जातियों को मजबूर किया जाता था और मजबूर करके उन्हें अलग अलग धर्मों में उन्हें परिवर्तित किया जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान निर्माण की बात कर रहे थे, जब संविधान निर्माण पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत बात है। अगर हम पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को स्वीकार करे, ये उसका अधिकार है। और इसी तरह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी उन्होंने आर्टिकल 29 और 30 की व्यवस्था संविधान में कर दी। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान में सामाजिक न्याय को लाने के लिए अंबेडकर ने अपना किस तरह से योगदान दिया और प्रयास किया। इस तरह हम देख रहे हैं कि जहां तक एक संवैधानिक ढंग से उन्होंने प्रयास किया लोगों में, हम भारतीय समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन काल में जो राजनीतिक गतिविधियां की, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, या जो सामाजिक संस्थाएं बनाई, या जो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, उसमें भी उन्होंने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा। जैसे देखिए उनकी एक रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्यों एनिहिलेशन? क्यों जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं? क्यों वो वर्ण व्यवस्था को जो है कहते हैं कि ये गलत है और वर्ण व्यवस्था के कारण ही अस्पृश्यता का जन्म हुआ? उसका मूल कारण यही है कि इन व्यवस्थाओं के कारण ही अस्पृश्यता का जन्म हुआ, और अस्पृश्यता के कारण कुछ जातियों को निम्न मान लिया गया, और उस निम्नता के कारण उनका जीवन जो है वो दुष्कर हो गया, और ये मानवता के खिलाफ हो गया, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चला गया। और जो हम बात कर रहे हैं फ्रैटर्निटी की बात करें, या लोगों के बीच इक्वलिटी की बात करें, यानी समानता की बात करें, या उनकी लिबर्टी की बात करें, इस समस्या यानी इस कास्ट की समस्या के कारण वो सब बर्बाद हो गया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर जाति व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे तो ही हम अस्पृश्यता को समाप्त कर पाएंगे, और जब अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये जो लिबर्टी है, ये जो इक्वालिटी है, ये जो फ्रैटर्निटी है, ये जो समाज में हम समानता लाने की बात करते हैं, यानी कि समानता लाने का मतलब ये नहीं कि सभी लोग समान हो जाएं शिक्षा के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, रोजगार के स्तर पर। समानता का मतलब क्या है कि समाज में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ग संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी रंग का हो, उसको जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, न्याय मिलता है, जीवन यापन का अवसर मिलता है, उसे भी वैसा ही सब कुछ मिले, और ये सामाजिक तौर पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो जाए। जबरदस्ती नहीं,
स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो जाए तो ही हम मानेंगे कि सामाजिक न्याय स्थापित हुआ। यानी सामाजिक न्याय का मापदंड केवल भौतिक प्रगति या भूख प्यास मिटा देना या कुछ सुख सुविधाएं या सरकारी नौकरी में स्थान दे देना नहीं है। केवल सरकारी नौकरी में स्थान दे दिया, जो लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दे दिया या कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए, केवल इससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी, महत्वपूर्ण यह है कि सभी नागरिकों, धर्मों, वर्गों के लोगों के बीच उन मानव मूल्यों की स्थापना जिससे समाज की व्यवस्था न्यायोचित हो, जिससे समाज की व्यवस्था न्यायोचित हो। मतलब यह है कि हम केवल लोगों को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दें, राजनीतिक अधिकार दे दें और समाज में जो है कंपेल करके हम समानता लाने की कोशिश करें, सामाजिक न्याय बनाने की कोशिश करें, केवल इससे काम नहीं चलेगा। केवल इससे काम नहीं चलेगा। काम हमें सिर्फ चलाना नहीं है, हमें स्थापित करना है उन मानवीय मूल्यों की, उन ह्यूमन वैल्यूज की, जिससे हम कह सकें कि समाज में अब कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है। यानी अन्याय से मतलब क्या है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, यानी किसी व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं कहा जा रहा है, किसी जाति को नीचा या किसी जाति को ऊंचा नहीं बनाया जा रहा है, या किसी भी तरह से जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक जो स्थिति है या जो शैक्षणिक स्थिति है या राजनीतिक स्थिति है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर सामाजिक अन्याय की बात आप करेंगे, सोशल इनजस्टिस की बात करेंगे, तो क्या इनजस्टिस था कि जो भारतीय जाति व्यवस्था वाली जो समाज थी, जो पारंपरिक समाज थी, अगर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी आप देखेंगे तो बहुत सारी अस्पृश्य जातियां थी, वो यही संघर्ष करती थी कि हमें मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए, वो यही संघर्ष करती थी कि हमें गांव में तालाब में पानी भरने दिया जाए, वो यही संघर्ष करती थी कि हमें ये व्यापार व्यवसाय करने की इजाजत दी जाए, या हमें गांव से गुजरने की इजाजत दी जाए। ये जो एक तरह से ये जो अन्याय था निम्न जातियों के साथ, ये जो अन्याय था, जो शैक्षणिक स्तर पे हो रहा था, आर्थिक स्तर पे हो रहा था, राजनीतिक स्तर पे हो रहा था, कुछ जातियों को विशेष अधिकार और कुछ जातियों को कोई अधिकार नहीं, ये जो सामाजिक अन्याय था, इसी सामाजिक अन्याय की कोख से, इसी सामाजिक अन्याय की गोद से सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ कि ये तो गलत है, कि ये तो मानवता के खिलाफ है, मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, और इसीलिए उन मानवीय मूल्यों की स्थापना की बात डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, जिस मानवीय मूल्यों की स्थापना से ये समझ में आ जाएगा कि अब हमारे समाज में सभी लोगों के लिए एक जैसी व्यवस्था यानी न्यायोचित व्यवस्था स्थापित हो गई है। तो शुरुआती तौर पर तो देखिए खाली दलित और वंचित और अस्पृश्य जातियों को सामाजिक न्याय में के अवधारणा के साथ जोड़ा गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव होते चले गए। बाद में अल्पसंख्यकों को भी इसमें रखा जाने लगा, महिलाओं को भी रखा जाने लगा, जो रंग भेद के आधार पर भेदभाव होते थे वो भी रखा जाने लगा। यानी कि किसी भी प्रकार का अन्याय, चाहे जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, रंग के आधार पर हो, अगर कोई भेदभाव है, अगर कोई समाज में इस तरह का अन्याय है जिसके कारण कुछ लोगों को समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा या सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है, यही तो सामाजिक अन्याय है। और इसी सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए अंबेडकर की विचारधारा, जो जिस तरह से उन्होंने काम किया, चाहे वो जाति को समाप्त करने की बात हो, चाहे संविधान के निर्माण के दौरान विभिन्न प्रावधानों में जो सोच उन्होंने डाली, चाहे आर्टिकल 14 to 18 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 46 हो, या आर्टिकल 23, 24, 25 हो, या फिर अनुच्छेद
अनुच्छेद 32, 226 हो, आर्टिकल 338, 330, 332, 335, ये सब आखिर क्या है? ये सब कहीं ना कहीं अंबेडकर की विचारधाराएं जो कि मूल रूप से समाज को समान रूप से देखना चाहती है, जो कि उस सामाजिक अन्याय को हटा करके सामाजिक न्याय को स्थापित करना चाहती है, वही इसका मूल उद्देश्य है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो बार बार घटनाएं घटती हैं, जिसके कारण गांधी जी को भी हरिजनों के उत्थान के लिए काम करने पड़ा, हरिजनों के उत्थान के लिए काम करना पड़ा। और डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो भी लगातार इन हरिजनों या इन अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए काम करते रहे। और उसी प्रयास में देखिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, मूक नायक का प्रकाशन किया, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और इसमें उन्होंने दलित जातियों के हितों, और अधिकतर दलित जातियां जो थी वो श्रमिक वर्ग में थी, तो श्रमिक वर्गों और दलित जातियों के हितों की बात की। तो इस तरह से समाज में जो अन्याय बढ़ चुका था, जिस तरह से जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, खासकर दलित और पिछड़ी जातियों, वंचित जातियों के साथ अन्याय होता था, उस अन्याय को दूर करने के लिए जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक प्रयास डॉक्टर अंबेडकर ने किए, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और उसको हम पूरी विस्तृत रूप से तो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो इतना विस्तृत और इतना व्यापक है। अंबेडकर की सोच इस मामले में इतना ज्यादा विस्तृत है कि उसे समझाना कुछ मिनटों की क्लास में संभव नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की कि आप तक हमारे ये विचार पहुंच जाएं और अंबेडकर के कार्यों को आप समझने की कोशिश अगर कर रहे हो, तो हम आप जितने भी वीडियोस आपके सामने आए हैं, चाहे वो सोशल थॉट पे हो, इकोनॉमिक थॉट पे हो, पॉलिटिकल थॉट पे हो, या सोशल जस्टिस के ऊपर हो, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस पर एक नजर डालिए। इसका लाभ आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी मिलेगा। और इनको समग्र रूप से एक बार पूरी तरह देखिए और पढ़िए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है अंबेडकर की विचारधाराओं के ऊपर या अंबेडकर की जो कार्य प्रणाली के ऊपर, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से लिखने में कामयाब होंगे। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बेहद धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहिए, इसके लिए भी हम आपसे निवेदन करते हैं। थैंक्स।